बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेसन है वो है एंजाइम्स के बारे में। ओ लेवल्स में हमारा ये चैप्टर नंबर 3 है एंजाइम्स का। और एंजाइम्स के हम इस चैप्टर में ना सिर्फ कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को, किस तरह एंजाइम वर्क करते हैं और एंजाइम्स पर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से उनके काम करने की रफ्तार बढ़ जाती है और कम हो जाती है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हमें ये समझना होगा कि एंजाइम्स है क्या। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल ये है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हम बहुत सी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और अगर उन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर हम हल्का सा नमक डाल दें तो वो नमक अंदर जाते ही कोल्ड ड्रिंक उबल कर बाहर आती है। वो एक रिएक्शन हमें आंखों के सामने नजर आ रहा होता है। तो इसी तरह केमिस्ट्री में अगर कोई केमिकल रिएक्शन बहुत ही स्लो हो रहा हो, बहुत ही कम हो रहा हो, बहुत ही सुस्त रवि से हो रहा हो और कई घंटे लग रहे हों, तो केमिस्ट के पास, उन लोगों के पास, साइंटिस्ट के पास कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनके डाल देने से वो केमिकल रिएक्शन मुकम्मल तौर पर जल्दी हो जाता है। और वो केमिकल जो उसमें वो थोड़ा सा डालते हैं, उसके डालने से केमिकल रिएक्शन तो जल्दी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन वो केमिकल उस केमिकल रिएक्शन की प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनता और एज इट इज ही हमें एंड में वापस मिल जाता है। तो एंजाइम्स को कहा जाता है जनाब बियोलॉजिकल कैटालिस्ट। देखिए, हमने यहाँ पर सबसे पहली बात ये की है कि एंजाइम्स आर बियोलॉजिकल कैटालिस्ट। और कैटालिस्ट तो बेसिकली वो केमिकल है जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है और बहुत जल्दी उन केमिकल रिएक्शंस को मुकम्मल करवा देता है बाहर लैब के अंदर। लेकिन अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, प्लांट्स एनिमल्स के अंदर केमिकल्स केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करवा दें तो ऐसे केमिकल्स को हम बियोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं। और उन बियोलॉजिकल कैटलिस्ट का नाम है एंजाइम्स। अब एंजाइम्स केमिकली हैं क्या? केमिकली जनाब ये प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स, जी बिल्कुल। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। बेसिकली हमारा जिस्म, हमारा गोश्त वो प्रोटीन है, हमारे मसल्स प्रोटीन है, हमारा ब्लड प्रोटीन है और हमारे एंजाइम्स भी प्रोटीन के बने हुए हैं। और प्रोटीन का बेसिक मोनोमर अमीनो एसिड है। और एंजाइम्स ये कहाँ पर होते हैं? एंजाइम्स हमारी बॉडी में, हमारे हर सेल में होते हैं, प्लांट्स के हर सेल्स में होते हैं। क्या एंजाइम्स को बाहर खुराक से हासिल किया जाता है? जी। जब आप एक ताज़ा सेब खाएंगे, जब आप एक ताज़ा गाजर या क्यूकम्बर खीरा खाएंगे, तब उनके सेल्स से आपको ताज़ा एंजाइम्स मिल जाएंगे। और आपका अपना जिस्म भी, आपके अपने सेल्स भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एंजाइम्स बनाते हैं। तो जनाब एंजाइम्स को हम बाहर से खुराक से भी हासिल कर सकते हैं और हमारी बॉडी, हमारे सेल्स भी उसको बनाते हैं। एंजाइम्स जो प्रोटीन है आखिर हैं कैसे? एंजाइम्स आर ग्लोबुलर इन शेप। जी बिल्कुल। एंजाइम्स जो है वो गोल हैं, वो ग्लोबुलर हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि एंजाइम्स का काम है केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देना। भाई केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। क्या हर एंजाइम हर केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हर एंजाइम हर केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप नहीं करता। जिस तरह हर ताले की एक चाबी है और वो ताला उसी चाबी से ही खुलेगा, इसीलिए हर एंजाइम जो है वो एक खास केमिकल रिएक्शन को ही स्पीड अप करवा सकता है। तो जनाब एंजाइम्स तो प्रोटीन्स हैं और वो जिन पर एक्ट करते हैं, एंजाइम जिन सब्सटेंसेस पर एक्ट करते हैं, जिन रिएक्टेंट्स पर एक्ट करते हैं, जिनको स्पीड अप करते हैं, उनका नाम क्या है? जी उनका नाम है सबस्ट्रेट। देखें यहाँ पर मैंने इसको दिया हुआ है कि सबस्ट्रेट ऑन विच द एंजाइम एक्ट। अब जैसा कि एक एंजाइम जिसका नाम है प्रोटीएज और उसका सबस्ट्रेट है प्रोटीन, एमिलेज, स्टार्च, लाइपेज, लिपिड फैट। तो हर एंजाइम का अपना एक सबस्ट्रेट है जो कि उसके साथ ही वो रिएक्ट करता है, अटैच हो सकता है। आपने देखा कि ताले और चाबी की मैंने एग्जांपल दी, तो ताले के अंदर चाबी लगने की एक जगह बनी हुई होती है। यहाँ पर भी जनाब एंजाइम जो ग्लोबुलर है उसके अंदर एक खास जगह मौजूद है जहाँ पर आकर सबस्ट्रेट अटैच हो सकेगा। तो जनाब उस जगह का नाम है एक्टिव साइट। ये देखिए मैंने यहाँ पे लेबल भी किया हुआ है, एक्टिव
साइट। तो जी ये एक्टिव साइट जो है, ये वो जगह है, ये वो डिप्रेशन है एंजाइम में, जहाँ पर आकर सबस्ट्रेट अटैच होता है, बॉन्ड बनाता है, और बॉन्ड बनाकर वो या तो टूटता है या जुड़ता है। देखिए जी, केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग सेल्स में होते हैं ना जी, उनको कहते हैं कि ये हो रहा है ओवरऑल मेटाबॉलिज्म। ठीक हो गया जी। तो मेटाबॉलिज्म हम नाम देते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो एक जिंदा सेल में हो रहा हो। अब मेटाबॉलिज्म में या तो हो रहा होता है कैटाबॉलिज्म या हो रहा होता है एनाबॉलिज्म। तो कैटा का मतलब है तोड़ने वाला, मतलब बड़ा एक मॉलिक्यूल उसको छोटे छोटों में तोड़ना, इट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। और अगर छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहे हो, इट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। तो इंजाइम कैटाबॉलिज्म भी करवाता है और एनाबॉलिज्म भी करवाता है। जी बिल्कुल, कैटा और एनाबॉलिज्म दोनों ही इसका फंक्शन है। तो अब एक्टिव साइड में आकर जब सबस्ट्रेट लगेगा, तो लगने के बाद या तो एनाबॉलिज्म होगा या कैटाबॉलिज्म होगा, और एंड में वो टूटेगा या जुड़ेगा, जो भी होगा उसको हम कहेंगे इट्स अ प्रोडक्ट। देखिए, एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट किया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, और उसके बाद बनी प्रोडक्ट, और एंजाइम एज इट इज ही हमें वापस मिल गया। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम की मदद से अपना केमिकल रिएक्शन टूटना या जुड़ना मुकम्मल करता है चंद ही सेकंड्स के अंदर, और बल्कि मिली सेकंड्स के अंदर, और उसके बाद प्रोडक्ट बनकर अलग हो जाता है, और एंजाइम एज इट इज ही वहीं रहता है, एंजाइम को कुछ नहीं होता। अगर आप इसकी टर्नओवर रेट की बात करें, देखिए टर्नओवर रेट का मतलब है कितनी जल्दी एंजाइम काम करता है। तो टर्नओवर रेट इसका जनाब इतना ज्यादा है कि 1 सेकंड में एक एंजाइम 1 मिलियन 10 लाख सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में चेंज कर सकता है। ठीक है। तो इसका टर्नओवर रेट बहुत ज्यादा है। एंजाइम्स हमारे हर सेल में है, सोल्यूशन में काम करते हैं, दे आर इन फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, और एंजाइम ड्राई फॉर्म में भी मिलते हैं। वैसे सिंथेटिक एंजाइम्स हमने बना लिए हुए हैं। तो एंजाइम्स पर टेम्परेचर और पीएच का इफेक्ट होता है, जिसको मैं अभी बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा किस तरह वो इफेक्ट करते हैं। आपके घरों में वॉशिंग पाउडर आ रहा है जनाब, मुख्तलिफ तरह के कंपनीज के, एरियल हो, एक्सप्रेस हो, ब्राइट हो, कोई भी जो आ रहे हैं ये वॉशिंग पाउडर्स आजकल, वो एक बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर्स हैं। आपने देखा होगा कि उनमें सफेद वॉशिंग पाउडर जो है, उसमें कुछ रेड कलर के, कुछ ब्लू कलर की बॉल्स भी हैं, छोटी छोटी। तो जनाब वो छोटी छोटी बॉल्स असल में इंजाइम्स हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, प्रोटीएज हैं जो लिपिड को डाइजेस्ट करेंगे, लाइपेज हैं। क्योंकि हमारे कपड़ों पर सालन गिर गया, दाग धब्बे लग गए, वो बेसिकली चिकनाई के होंगे, वो प्रोटीन के होंगे, उनको ये बैक्टीरिया, ये इंजाइम्स डाइजेस्ट कर देंगे और आपका कपड़ा साफ हो जाएगा। तो आजकल जो वॉशिंग पाउडर्स आ रहे हैं जनाब, वो बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर्स हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो इंजाइम्स हैं इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर भी होते हैं। देखिए ये मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ, इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम्स। देखिए हमारा जो मुंह है उसमें जो थूक पैदा होता है, सलाइवा, उसमें भी इंजाइम है, लेकिन वो हमारे मुंह में है, खाली केविटी में, आउटसाइड द सेल्स है। तो थूक में जो एंजाइम है या आपके स्टोमक के अंदर जो एंजाइम है, वो एक एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम है। और वो एंजाइम्स जो सेल्स के अंदर काम कर रहे हैं, वो कहलाते हैं इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स। ठीक है जी। और एंजाइम्स जो हैं, इन पर जब टेम्परेचर और पीएच इफेक्ट करता है तो ये ब्रेक भी होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। आइए देखिए, यहाँ पर मैंने इसकी शेप एक डायग्राम की सूरत में आपके सामने रखी है कि एंजाइम्स जो हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं। आप यहाँ देखें कि किस तरह जो है वो सबस्ट्रेट अटैच हो रहा है
अपनी एक्टिव साइट में अपने रेलेवेंट एंजाइम के साथ। और ये बात बड़ी सिंपल और आसान है कि एंजाइम के साथ जब सबस्ट्रेट अटैच होगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम अब दोनों अटैच हो गए हैं, और अटैच होने के बाद प्रोडक्ट बनेगी, और एंजाइम वैसे का वैसा ही अवेलेबल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डबल एरो लगाए हैं जनाब, रिवर्सेबल दिखाया है कि एंजाइम उस प्रोडक्ट को वापसी तोड़कर सबस्ट्रेट में भी चेंज कर सकता है। ठीक है जी। सो दिस इज द बेसिक कंपोजिशन और द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम। अब मैकेनिज्म की तरफ देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम के काम करने का तरीकाकार क्या है? एंजाइम्स मैंने पहले कहा दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन। जी बिल्कुल, हर एंजाइम का अपना सबस्ट्रेट है, उसकी एक्टिव साइट की शेप ही वैसी है, इसीलिए वो ही सबस्ट्रेट आकर उस एंजाइम की एक्टिव साइट में अटैच हो सकेगा। अब अगर आप पहली डायग्राम में देखिए जहाँ पे लॉक एंड की हाइपोथेसिस दिखाया गया है, तो यहाँ पे एक एंजाइम है गोल, और उसमें ये सबस्ट्रेट आकर अटैच हो रहे हैं, एक्टिव साइट उसने दिखाई हुई है, दोनों आकर लगे और लगकर जुड़कर प्रोडक्ट बनकर निकल गए। मैंने कहा था कि कैटालिटिक और एनाबॉलिक दोनों तरह के रिएक्शन करवाता है एंजाइम, तो ये एक एनाबॉलिक रिएक्शन है जिसमें दो सबस्ट्रेट अटैच होकर प्रोडक्ट बनकर निकल गए, और देखिए कि एंड में जो एंजाइम है एज इट इज वहीं पर मौजूद है, उसको कुछ नहीं हुआ, कोई तब्दीली नहीं हुई। तो एक तो ये हाइपोथेसिस है लॉक एंड की, हमारे ओ लेवल्स में लॉक एंड की हाइपोथेसिस है, और थोड़ा सा इंड्यूस्ड फिट मॉडल के बारे में भी बताया गया है। देखिए इंड्यूस्ड फिट मॉडल और लॉक एंड की में सिर्फ थोड़ा सा फर्क ये है कि इंड्यूस फिट मॉडल ये कहता है कि एक्टिव साइट जो है वो थोड़ी बहुत अपने आप को तब्दील करती है सबस्ट्रेट के मुताबिक। अगर ऊपर वाली डायग्राम में आप देखें यहाँ पर, तो एक्टिव साइट जैसी थी एंड में वैसी है, और यहाँ पर आप अगर आप देखें तो एक्टिव साइट थोड़ी सी तब्दील हो चुकी हुई है, वो सबस्ट्रेट के मुताबिक फिर ये गोल होगी, और उसके बाद फिर जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बन के निकल जाएंगे तो फिर वो दोबारा वैसी हो जाएगी। और इन दोनों डायग्राम्स में आप देखिए कि ऊपर मैंने एनाबॉलिक को दिखाया और नीचे कैटा को, कि जुड़ा हुआ आया था सबस्ट्रेट और टूट कर चला गया। ठीक हो गया? तो याद रखिए कि आपने ये याद रखना है कि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। एंजाइम्स के जो सबस्ट्रेट हैं दे आर सेम एज देयर एक्टिव साइट्स, दे आर complementary टू देयर एक्टिव साइट ऑफ द शेप ऑफ द एक्टिव साइट। और लॉक एंड की हाइपोथेसिस जो है वो ये कहता है कि जिस तरह एक ताले की सिर्फ एक ही चाबी होती है और एक से ज़्यादा चाबियां नहीं होती, तो इसलिए आप लॉक एंड की हाइपोथेसिस जब लिखेंगे तो पहला पॉइंट आप उसमें यही लिखेंगे कि ईच एंजाइम हैज इट्स स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। लाइक एंजाइम को आप कहेंगे कि एंजाइम जो है वो लॉक है, और जनाब सबस्ट्रेट जो है वो इसका की है। तो एंजाइम को आप लॉक कहेंगे, सबस्ट्रेट को की कहेंगे। आपके 4 मार्क्स हो गए। उसके बाद आप कहेंगे कि एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट्स हैं, इन देम सबस्ट्रेट आर फिट एंड दे फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, 1 मार्क और मिल जाएगा। फिर आप कहेंगे कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आफ्टर द कैटाबॉलिज्म और द एनाबॉलिज्म या मेटाबॉलिज्म कह दीजिएगा, प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एंड एंजाइम अवेलेबल अगेन। तो इस तरह आपके 5 to 6 मार्क के ये स्टेटमेंट बन जाएगी मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अच्छा जी, अब इसके बाद अगला हमारा जो इसी एंजाइम के चैप्टर का कंटेंट है स्टूडेंट्स, वो है टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर का इफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी पे क्या है। अब यहाँ पर ये ग्राफ है और आपके एग्जाम में ग्राफ ही आएंगे, अब इसको यहाँ समझ लीजिए। पहली बात तो आप इसमें ये लिखेंगे कि विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, आप देख रहे हैं 10 सेंटीग्रेड पर एंजाइम एक्टिविटी बढ़ गई, 20 पर और बढ़ गई, 30 पर और बढ़ गई। ठीक है? तो पहला आपका पॉइंट होगा विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रेट ऑफ एंजाइम एक्शन आल्सो इंक्रीजेस।
ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट में आप देखिए कि नेक्स्ट में आप अगला पॉइंट उसमें ये रेज करेंगे कि आखिर रेट ऑफ एंजाइम एक्शन बढ़ा ही क्यों टेम्परेचर बढ़ाने से? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द एंजाइम मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। जो जो हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। किसकी जनाब? सबस्ट्रेट की भी, और एंजाइम प्रोटीन है ना, अमीनो एसिड्स के बने हुए, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से कोलिजन रेट ज्यादा होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ज्यादा बनेंगे। जब ये ज्यादा बनेंगे तो डेफिनेटली प्रोडक्ट्स भी ज्यादा बनेंगी कम वक्त में। और आप ये बताएंगे कि जनाब तकरीबन तमाम एंजाइम्स जो कि प्लांट्स एनिमल सेल्स में हैं वो जिस टेम्परेचर पर मैक्सिमम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उसे कहा जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर, और वो नंबर नजर आ रहा है मैं यहाँ पर 40। लेकिन 40 के बाद क्या हुआ? जैसे टेम्परेचर 50 पर पहुंचा और जनाब फिर 60 के बाद तो खत्म ही हो गई एंजाइम एक्टिविटी। तो विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर काइनेटिक एनर्जी मोर कोलिजन रेट। तो इनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं जो टूटना शुरू हो जाते हैं। जब वो टूटते हैं तो एंजाइम की ग्लोबुलर शेप जो है वो नहीं रहती। वो जो गोल उसकी शेप है वो फ्लैट हो जाती है। जब एंजाइम की गोल शेप फ्लैट होती है तो उसके अंदर एक्टिव साइट रहती नहीं। जब एक्टिव साइट इन रहेगी तो सबस्ट्रेट कहाँ आकर अटैच होगा? और जब सबस्ट्रेट अटैच नहीं होगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, और इसी तरह प्रोडक्ट नहीं बनेगी, और एंजाइम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जब एक मरतबा एंजाइम डीनेचर हो जाए तो दोबारा वो नॉर्मलाइज नहीं होता हाई टेम्परेचर की वजह से। ठीक है जी, तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट है। अब आ जाइए इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एंजाइम एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, आपको पीएच के बारे में यकीनन पता होगा, मैं यहाँ बता देता हूँ कि हमारा पीएच स्केल जो है वो 1 से लेकर 14 तक होता है। और 1 से लेकर 6 तक जो रीडिंग होती है वो एसिड को शो करती है, 7 न्यूट्रल है, और 8 टू 14 जो है वो बेस है या अल्कलाइन है। किसी भी सोल्यूशन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस H+ आयंस की तादाद ये तयन करती है, डिटरमाइन करती है कि ये एसिड है या बेस है। अगर H आयंस की क्वांटिटी ज्यादा है किसी सोल्यूशन में तो वो एसिड है। अगर OH आयंस की क्वांटिटी ज्यादा है और H+ की कम है तो वो बेस है। ठीक है। अब हर एंजाइम की अपनी एक पीएच है जिस पर वो वर्क करता है। टेम्परेचर तकरीबन सबके लिए सेम है, 35 to 40 ऑप्टिमम। मगर पीएच हर एंजाइम की अपनी है। जैसे कि मैंने यहाँ ग्राफ में शो किया कि पेप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है हमारे स्टोमिक के अंदर होता है, उसकी pH 2 जो है वो उसकी ऑप्टिमम है। और 2 से जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे 6 के बाद उसके बॉन्ड्स टूट जाएंगे और वो डीनेचर हो जाएगा। लेकिन आपके मुंह के अंदर जो एमिलेज एंजाइम है, सिलेब्री एमिलेज, उसकी तो जनाब पीएच तकरीबन 7 है, और वो 7 पर वर्क करता है बेस्ट। ना उससे पहले करेगा ना उसके बाद, और 10 पर डीनेचर हो जाएगा। लेकिन ट्रिप्सिन जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होगा ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लेकिन इसको पीएच चाहिए तकरीबन 9। तो हर एंजाइम की अपनी एक स्पेसिफिक पीएच होती है और उसी पीएच पर वो बेस्ट वर्क करता है, वो उसका ऑप्टिमम होता है। और 3 एंजाइम्स जो आपके हैं वो यहाँ मैंने बता दिए। अब ट्रिप्सिन के बजाय आप अगर यहाँ पर लाइपेज लिख लीजिए, लिपिड, उसकी भी पीएच तकरीबन 8 to 9 ही बनती है, उसको भी ऐड कर लीजिए। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं मजीद आगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी डिजाइन करके रखा है क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा है कि एक्सपेरिमेंट विद द एंजाइम एक्टिविटी विद द पीएच। अब यहाँ पर हमने दिखाया क्या है? हमने दिखाया ये है स्टूडेंट्स कि ये 2 टेस्ट ट्यूब हैं, एक में स्टार्च सोल्यूशन है, ठीक है, और एक में बफर सोल्यूशन है। ठीक हो गया। अब स्टार्च का मुझे पता है कि ये बेस्ट वर्क करेगा, इसके लिए जो पीएच है वो 7 होनी चाहिए। ठीक है, मैंने एक टाइल के ऊपर
आयोडीन के कतरे डाल लिए। आपको पता ही है कि स्टार्च जो है वो आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है, और स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम है एमिलेज। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला एमिलेज एंजाइम को, मेजर्ड वॉल्यूम, और इसमें डाला स्टार्च को, और इसमें पीएच रखी 7। लेकिन मैंने कुछ और टेस्ट ट्यूब्स भी बनाई हैं। उन टेस्ट ट्यूब्स में किसी में मैंने जनाब रखा है 3, 4, 8, 10, और एक मेरी टेस्ट ट्यूब 7 वाली है। मैंने इनको सबको सेम टाइम दिया, आधा घंटा। आधे घंटे के बाद यकीनन स्टार्च जो है उसको एमिलेज ने डाइजेस्ट कर दिया होगा इनटू ग्लूकोज, और यहाँ स्टार्च नहीं रही होगी जिस टेस्ट ट्यूब में पीएच 7 है। लेकिन जनाब जिस टेस्ट ट्यूब में पीएच 3 है, यहाँ तो एंजाइम ने काम ही नहीं करना, क्योंकि एंजाइम एमिलेज को पीएच 7 चाहिए, यहाँ 3 है। 4 में भी काम नहीं करेगा, 8 में थोड़ा बहुत करेगा, और 10 में भी नहीं करेगा। तो मैं यहाँ से एक एक ड्रॉप निकाल कर इस टाइल के ऊपर डालूंगा, और जब मैं इस टाइल के ऊपर डालूंगा तो फिर ब्लू ब्लैक कलर आएगा 10 में, ब्लू ब्लैक कलर आएगा 3 में, ब्लू ब्लैक आएगा 4 में। क्योंकि यहाँ पर स्टार्च एज इट इज ही मौजूद है, एंजाइम ने काम ही नहीं किया, एंजाइम की सूटेबल पीएच थी ही नहीं, तो स्टार्च ब्रेक ही नहीं हुआ। लेकिन 7 वाले का ड्रॉप जब मैं आयोडीन के साथ डालूंगा तो ब्लू ब्लैक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टार्च है ही नहीं, सारी की सारी स्टार्च एमिलेज ने डाइजेस्ट कर दी है, ब्रेक कर दी है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने इस चीज को साबित कर दिया कि enzymes they need a particular pH, and we give the example with the help of starch and amylase. तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन जो मेरा होगा, नेक्स्ट वीडियो जो होगी, उसमें मैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आऊंगा। ये आज हमने इंजाइम के मुकम्मल चैप्टर को कवर अप किया है। इसके कोई क्वेश्चंस हो, कोई इसके बारे में क्वेरी हो, आपने डेफिनेटली मुझे मैसेज कीजिए। इन तमाम चैप्टर्स के मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे राब्ता कीजिए। मेरा नंबर है 03364195 419455 इस नंबर पे मुझसे व्हाट्सएप पे आप मंगवा सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और नंबर है, ये व्हाट्सएप पर है, 0332653727 इन दोनों नंबरों पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है और ये सिंपल नंबर है। और ये नोट्स ले सकते हैं, इनकी बनी हुई वर्कशीट ले सकते हैं। आप मुझसे क्रैश कोर्सेज पर डिस्कस कर सकते हैं कि हम अगर ओ लेवल्स को विद इन 3 to 4 months, 3 months में मैं आपको डेफिनेटली मुकम्मल सिलेबस कवर करवा सकता हूँ। और कोई भी हेल्प आपको चाहिए वो डेफिनेटली मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।